हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एजी कोडिंग हब। मैं हूं आपका भैया, आपका मेंटोर यशु परमार। और हम अपने सेकेंड वीक में पहुंच चुके हैं बैच के। हमने पहला वीक अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे हमने उसको क्या कर लिया, हमने उसको अचीव कर लिया है। एक बार मैं आपको रिकॉल बता करा देता हूं कि हमने पहले वीक में क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, उसके फीचर्स देखे, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पहला पाइथन प्रोग्राम रन किया, ठीक है, नमस्ते इंडिया। फिर हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर देखा, उसके बीच में क्या क्या की डिफरेंसेस होते हैं, क्या होता है वो देखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कई बार वाइवा में आपसे पूछा जाता है। फिर हमने पाइथन कैरेक्टर सेट देखा। सेकंड क्लास में हमने क्या किया, हमने टोकन्स देखे थे, हमने कीवर्ड्स देखे थे, हमने आइडेंटिफायर्स देखे थे, ठीक है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन हर हालत में आता है यहाँ से, ठीक है। फिर हमने लिटरल्स पढ़े थे, कमेंट्स पढ़े थे, क्या क्या टाइप ऑफ कमेंट्स होते हैं, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट देखे थे। फिर हमने थर्ड क्लास में वेरिएबल्स देखे थे, वेरिएबल्स इंटरनल्स देखे थे, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, क्या उसकी आईडी होती है, क्या वैल्यू होती है, ये हमने देखा था। पाइथन को डायनेमिक टाइपिंग क्यों कहा जाता है, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट था ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इनपुट मेथड और प्रिंट मेथड, ठीक है। प्रिंट मेथड के दो आर्ग्यूमेंट्स देखे थे हमने, एंड और सेफ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्लास 12th में आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से आप कंसेप्ट से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो। उसके बाद हमने कुछ बेसिक प्रोग्राम्स देखे थे। फिर हमने फोर्थ क्लास में क्या देखा था, हमने डेटा टाइप्स देखे थे, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। ऑपरेटर्स के बारे में हमने फिर पढ़ा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने एक संडे को लाइव क्लास ली थी जिसमें हमने आपके डाउट्स क्लियर करे थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे और साथ में रिवीजन भी पुराना कराया था, ठीक है। तो अब हम सेकेंड वीक में आ चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ऑपरेटर्स का बचा हुआ पार्ट। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और ये वीक बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बाद हम टाइप कन्वर्जन देखेंगे, एरर्स देखेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में आएंगे, लूप्स के ऊपर आएंगे। तो अब यहाँ से आपकी एक जर्नी बहुत अच्छी वाली स्टार्ट हो गई, मज़ेदार जर्नी स्टार्ट हो गई है। आपका दिमाग मतलब मज़ा आएगा आपको लगाने में। तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम क्या करते थे, पाइथन की आइडियली खोलते थे, जो पाइथन की एक्चुअल आइडियली, उस पर प्रोग्राम टाइप किया और फिर आउटपुट रिजल्ट में देख लिया। आज ये ना डेवलपर वाली फीलिंग आज से लेके आते हैं। मैं आपको आज से जो भी कोडिंग कराऊंगा वो पाइचार्म पे कराऊंगा, ठीक है। पाइचार्म क्या होता है, पाइचार्म एक आइडियली स्पेसिफिक इसके लिए बनाएगी, ठीक है। और बिल्कुल आपको डेवलपर वाली फीलिंग आएगी, कैसे एक्चुअल कोडिंग होती है, कैसे क्या होता है, बिल्कुल आपको वैसे दिखाई देगा। तो आप भी फैमिलियर होंगे और मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम क्या कहते हैं, हम देखिए, अगर हम बैच में हैं और हम स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं हम नई चीज़ सीखें, हम बेहतर बनाएं खुद को और उसे अलग करें। तो आज का हमारा सेशन इसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और जो भी हमारे टॉपिक होंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइचार्म भाई कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे हमें प्रोग्राम चलाना है, वो देखते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, मैंने ये क्रोम खोल दिया है, ठीक है। अब मैंने इस पे लिखा पाइचार्म। पाइचार्म जब आप करेंगे जेट ब्रिंस में बनाइए। ठीक है बच्चे, आप डाउनलोड पाइचार्म वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ आप जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे आप डाउनलोड पे जाएंगे, एक्सेप्ट ऑल कर दीजिएगा इसको, और आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। डाउनलोड आपको दिख रहा होगा, EXE विंडोज है, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएगा विंडोज ARM64। तो आपको कौन सी करनी है, EXE वाली। जैसे ही आप EXE विंडोज पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे मेरे बच्चे, तो ये वाला खुल जाएगा और ये .exe विंडोज है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप करेंगे ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आप Ctrl J दबाया मैंने तो देखिए ये पाइचार्म क्या होना है, डाउनलोड होना शुरू हो गया है बच्चे, ठीक है। अब मैं इसको, ये रहा 875 MB का है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, ये आपकी स्पीड पे क्या होगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है पहले से, और मैं ये डाउनलोड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जरा डेस्कटॉप पे मैंने कर रखा था बच्चे, ठीक है। और ये है मेरा पाइचार्म। जब आप डाउनलोड करेंगे तो पाइचार्म का अगर आज या कल में या जब भी इसका नया वर्जन आता, फिलहाल जो मैंने डाउनलोड किया है वो है 2026 1.4, ठीक है। तो ये इसका वर्जन है। मैं इस पर क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया मेरे बच्चे, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। देखिए, अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे यस प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, आपको स्पेस 165
जीबी अवेलेबल है आपको, लगभग 3 या 4 जीबी की जगह चाहिए होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ इंस्टॉल हो रहा है बेटा, ये सी ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर्स के, जेट ब्रेन्स के पाइचम वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट किया आपने। उसके बाद आप क्या करना, आप चाहें तो आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल सारे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। आप पाथ भी इसका कर दीजिएगा ताकि आपका जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो ऑलरेडी क्या करें, पाथ ले लें आपके लिए। ठीक है, अब मैंने इसको नेक्स्ट किया, डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट्स। उसके बाद मैंने ये इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो गया बच्चे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल डेवलपर वाली फीलिंग आने वाली है आपको कि हम भाई कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ नया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ हम किसी कंपनी में काम करने बैठे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और देखिए, मेरा मानना यही है कि अपने आप को बेहतर बनाइए, और जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम कुछ बात ही कर ले रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं आपका यहाँ टाइम वेस्ट ना कराऊँ, आपको कैसे बेहतर बनाऊँ, इधर उधर की बातें ना करूँ। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँ। और जैसे कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब पढ़ाने से ज़्यादा ध्यान उनका बाकी सारी चीज़ों पे होता है। तो मेरा देखिए मेन फोकस यही है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, कैसे बेहतर करूँ, और उसके अलावा कहीं भी और फोकस नहीं, और ऐसे टीचर होना भी नहीं चाहिए। तो हमें ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर करने में देना है, ताकि हम कैसे बेहतर हों। ठीक है, क्योंकि देखिए आगे जाके जो आपका कंपटीशन है वो बहुत हाई है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं भाई, आगे का टाइम बहुत टफ है। अब टफ है का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, टफ है का मतलब ये है कि हम क्या करें, हम उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दें। हम क्या करनी शुरू कर दें, तैयारी करनी शुरू कर दें, अपने आप को बेहतर बनाएं। अगर हम बेहतर बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। अब मान लीजिए मैंने, हालांकि ऐसा होता है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर का पेपर टफ आएगा। अब भाई अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर का पेपर टफ आएगा, फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, केमिस्ट्री का पेपर टफ आएगा, तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे? भाई पढ़ना नहीं छोड़ना है हमें, हमें उस टफ की तैयारी करनी, हमें ऐसी तैयारी करनी है कि भाई जब वो टफ पेपर आए हम उसके लिए तैयार बैठे हों। और अगर कोई भी कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है, कोई भी ऐसा पेपर आ रहा है जो कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर आ रहा है, तो हमें इसकी तैयारी करनी है, ऐसे करनी है कि इवेंचुअली हमारा क्या हो, हमारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगर हम तैयारी करके बैठेंगे तो हम कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर हम तैयारी नहीं करके बैठेंगे तो हमें डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो जब तक आपका क्या कहते हैं इंस्टॉल हो रहा है, आप एक सेकंड रुकिए। देखिए, एज पर योर क्या कहते हैं प्रोसेसर और रैम के यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम नहीं ले रहा है। हो सकता है किसी के कंप्यूटर में 2 मिनट में हो जाए, हो सकता है किसी के कंप्यूटर में 5 मिनट में, हो सकता है किसी के कंप्यूटर में 10 मिनट में हो। ठीक है, और अगर आपकी सिस्टम मान लीजिए सपोर्ट नहीं कर रहा है पाईचाम को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपना वो आइडियली पे कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम आपको लिखना है, चलाना है, आपको मैं आइडिया दे चुका हूँ, वैसे आप चला सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, हम पाईचाम पे आप यहाँ तो सीख ही रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप भी पाईचाम इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसी के ऊपर प्रोग्राम बनाइएगा, बहुत बेहतर रहेगा। ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, मॉड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये, और हमने क्या करा, रन पाईचाम पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही रन पाईचाम पे क्लिक किया, हमारा रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाएगा, पहली बार हमें कैसे दिखेगा वो हमें दिखाई देगा। देखिए, ये हमारा पाइचाम खुल चुका है बच्चे। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। और देखिए, ये हमारा पाइचाम। अब मान लीजिए मुझे कहीं पे भी क्या कहते हैं, जब पहली बार करूंगा तो बिल्कुल ऐसे आएगा बना हुआ हमारा, ऐसे इंटरफेस आ रहा होगा हमारा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया मैंने, पाइथन प्रोग्राम्स नाम से। ठीक है, और उसको क्या कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप ट्रस्ट प्रोजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वो इसी फोल्डर में आएंगे। ठीक है, वो इसी फोल्डर में आएंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ है नो पाइथन इंटरप्रेटर कॉन्फ़िगर्ड फॉर पाइथन प्रोग्राम्स, मतलब क्योंकि आपने फोल्डर कहीं और बनाया है तो इंटरप्रेटर भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। तो आप कुछ नहीं, क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे इंटरप्रेटर वहाँ के लिए चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, प्लस पे क्लिक किया।
ठीक है। और मैंने क्या किया, फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल लिखी मैंने, हेलो डॉट पी वाई। देखो मेरी एक हेलो डॉट पी वाई नाम से फाइल खुल गई है। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या किया, लिखा प्रिंट हेलो। मैंने क्या लिखा बच्चे, प्रिंट हेलो। जैसे ही मैंने प्रिंट हेलो किया और एंटर प्रेस किया, ठीक है, अब मेरा ये कमांड चल चुका। अब देखिए ऊपर मेन आ रहा है, मेन के आप क्या कर लोगे, आप करंट फाइल कर लोगे। क्या कर लोगे, करंट फाइल, मतलब जो भी आप जिस फाइल के ऊपर आप काम करोगे वो आपकी करंट फाइल होगी। तो आप इसको करंट फाइल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बराबर में ये आ रहा है, अब इसमें क्या लिखा, रन हेलो डॉट पी वाई। आपकी इसकी वजह से शॉर्टकट की थी शिफ्ट प्लस F10। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे मेरे बच्चे, तो देखो रन होना शुरू हो गया और नीचे देखो बेटा आउटपुट में क्या आ चुका है, हेलो आ चुका है। ठीक है, अब जरा हम इसको थोड़ा सा वो कर ले रहे हैं, जरा इसको कॉन्फ़िगर कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, मैंने लिखा प्रिंट वेलकम, वेलकम टू पाइथन। फिर से मैंने चलाया इसको, देखो बच्चे पास क्या कहते हैं, लिखा आ गया हेलो और वेलकम टू पाइथन। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पाइचाम का पहला प्रोग्राम। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये रहा राइट टॉप पे कर ले रहा हूँ, ताकि मेरा क्या होगा बेटा, जो भी आउटपुट होगा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, प्रोग्राम में यहाँ पे बनाता रहूंगा। ठीक है, जो भी मुझे नई फाइल क्रिएट करनी, मान लो मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी, मैंने प्लस पे क्लिक किया, फाइल पे गया, मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चे, मैं प्रिंसिपल रेट और टाइम क्या करने वाला हूँ, एंटर करने जा रहा हूँ। और क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा बच्चे पी इज इक्वल टू इंट। अब यहाँ पे देखिए आपको खुद ब खुद आगे बताता रहेगा, ठीक है, वो कि क्या करना, इनपुट एंटर प्रिंसिपल आर इज इक्वल टू, और जब आप टैब दबाएंगे ना तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वो आगे जो भी अपनी तरफ से वो एआई उसका पहचानेगा कि भैया ये मैं स्टेटमेंट हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी हेल्प आउट करेगा कोडिंग के टाइम। मैंने लिखा टी और मैंने फिर स्पेस दबाया, देखो पूरी की पूरी लाइन खुद ब खुद लिख गई। ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं है ऐसे करना, लेकिन क्योंकि हम एकेडमिक में हैं और तो आपको याद होना चाहिए, तो आपको ये आदत नहीं बनानी, आपको पूरा का पूरा टाइप करना है। ठीक है, जब आप किसी कंपनी में एमएनसीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी, लेकिन फिलहाल आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम टाइप करना है। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल लिया एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ब्रैकेट लिए और डिवाइड किससे किए, 100 से। ठीक, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। मैंने लिखा प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कुछ नहीं बच्चे। फिर वही करंट फाइल पे गए यहाँ पे क्या रन का है, मैंने जैसे ही क्लिक किया बच्चे, अब देखो यहाँ पे आ गया एंटर प्रिंसिपल। अब मान लो मैंने प्रिंसिपल एंटर किया 1000, एंटर प्रेस किया, एंटर रेट, रेट दिया मैंने 4 और टाइम दिया मैंने 2। जैसे ही एंटर प्रेस किया बच्चे, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। क्या ऐड हो चुका है, 80.0 आ चुका है। ये क्या था, मेरा प्रोग्राम था। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा पाइचान। इस तरीके से हम पाइचान पे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, आगे हम जितनी भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। आपको नई चीज़ दिखाई देगी, देखिए आपको बिल्कुल अलग सा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा और बहुत हेल्प आउट मिलेगी आपको कोडिंग करने बैठेंगे। ठीक है, तो हमें फैमिलियर होना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप क्लास 12 पास कर जाएंगे तो आपको ना, जब आप कोडिंग करेंगे, जब आप रियल कोडिंग वर्ल्ड में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये अल्टीमेटली चीज़ें नई नई ना लगें, इसलिए हमको 12 से ही पहले प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज वो समय नहीं रह गया है कि हम भाई जब आएगा तभी, अगर हमारे पास मौका है सीखने का तो हम पहले सीख सकते हैं। ठीक है, और यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप आगे जाके काम करने आ रहे हैं, ऐसी ही इंटरफेसेस के ऊपर काम करने आ रहे हैं, तो आदत भी आपकी बन जाएगी, आप फैमिलियर भी हो जाएंगे और आपको अल्टीमेटली फायदा होगा। तो अब से मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है, जिससे आप बेहतर बने और मैं फिर कह रहा हूँ औरों से अलग बने। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास।
देखिए बच्चे, हमने बच्चे कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, फिर हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखिए 11th के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? क्वेश्चन ये है बच्चा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम and display profit amount and profit परसेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लेनी है किसी भी आइटम की, और हमें क्या बताना है उसका कि प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। अब देखो बच्चे, फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो बच्चे क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, आप क्या क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है फॉर्मूले का, तो बच्चे प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, जितना भी प्रॉफिट आया आपका उसको किससे डिवाइड करोगे बच्चे, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, जिसको नहीं एक बार समझ में आया, एक सेकंड बच्चे, ठीक है, जिसको एक बार नहीं समझ आया वो मैथ्स की फॉर्म में बिल्कुल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है मेरे बच्चे, तो आप क्या करोगे बच्चे, जो भी प्रॉफिट आया है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आ गया है और प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला आ गया है। अब जरा भैया देखते हैं, ठीक है? चल, अब मैंने एक वेरिएबल लिया बच्चे एसपी, सेलिंग प्राइस के लिए, और यूजर से इनपुट कराया इंट इनपुट एंटर सेलिंग प्राइस, एक सीपी लिया, इंट इनपुट एंटर कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चे, चलो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। तो मैंने एक वेरिएबल लिया प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या रहा बच्चे, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैंने एक वेरिएबल लिया प्रॉफिट अंडरस्कोर पर्सन से। ठीक है, अब क्या इसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो बच्चे क्या होगा, प्रॉफिट ऊपर निकला हुआ था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इंटू का साइन क्या था हमारा, एस्ट्रिक 100। ये मेरा क्या निकाल देगा, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रिंट करा दूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, और फिर प्रिंट करा दिया प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। मान लीजिए अगर सेलिंग प्राइस किसी की है 100, ठीक है, यूजर ने सेलिंग प्राइस क्या एंटर कराई 100, और कॉस्ट प्राइस क्या कराई इसकी फिर 150। तो बच्चे प्रॉफिट के अंदर क्या वैल्यू गई, 100, 150, 100 माइनस 150, एक सेकेंड, हाँ, सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है, वरना लॉस हो जाता है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस कितनी है 150, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा बेटा 50। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 50। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा बच्चे 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 इंटू 100, 100 से 100 गया तो कितना बना 50। 50% का क्या है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है,
तो बच्चे क्या लिखा आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 50%। ठीक। अगर अच्छा मैं इसके आगे परसेंट का साइन भी लगाना चाह रहा हूँ बच्चे, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलिए काम करते हैं, इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं कि सर सही भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, सेकेंड ईयर, मैंने एक नई फाइल ली, ठीक है, पाइथन फाइल नाम से, और मैंने इसका लिया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखिए मैंने लिया था सबसे पहले सेलिंग प्राइस एंटर कराई थी, इंट इनपुट एंटर सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चे, सेलिंग प्राइस एंटर कराई, फिर एक सीपी लिया, एंटर कंज्यूमिंग प्राइस आ रहा है, एंटर कॉस्ट प्राइस लिख दिया। ठीक है, एंटर कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, देखो सीपी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ले लिया था मैंने, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लिया बच्चे मैंने, और इनटू क्या किया, 100। अब प्रिंट कराया प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, और प्रिंट कराया प्रॉफिट परसेंट, और मैं यारा वो वाला भी साइन दे दे रहा हूँ परसेंट वाला, ताकि अच्छे से मेरा आउटपुट आ जाए। ठीक है, यही हमने लिखा था। अब देखते हैं यारा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले सेलिंग प्राइस एंटर कराई, मान लो यूजर ने सेलिंग प्राइस एंटर कराई 150, कॉस्ट प्राइस कराई 100, प्रॉफिट कितना आया 50, और प्रॉफिट परसेंट कितना आया 50.0%। तो ये था आपका वो प्रोग्राम। ठीक है बच्चे, चलिए तो हमने देख लिया अल्टीमेटली कि हमें चीज़ें कैसे करनी है, किस तरीके से करनी। ठीक है, आइडिया लग गया होगा आपको, पाईचार्म का भी आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आगे के टॉपिक। ठीक है बच्चे, चलिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स तक देख ली थी चीजें। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बढ़िया चीज पता चलेगी, नई चीज पता चलेगी। ठीक है, कैसे वेरिएबल्स के लिए वैल्यू डिक्लेयर होती है। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखिए बच्चे, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, दे आर यूज टू कंपेयर आईडी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एड्रेस। दे आर यूज टू कंपेयर आईडी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकते हैं, टपल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज स्टोर हो सकती है उसको कौन करता है, उनको कंपेयर करने का काम कौन करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। दो होते हैं, एक होता है बच्चे इज, और एक होता है इज नॉट। इज क्या करता है बच्चे, ये रिटर्न ट्रू करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ आइडेंटिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब अगर दो वेरिएबल की, मैं एग्जांपल या वेरिएबल का अगर दो वेरिएबल का लोकेशन सेम है तो ये ट्रू डन करेगा, नहीं तो क्या डन करेगा, फॉल्स। इज नॉट क्या करता है बच्चे, इज नॉट इसी का बस रिवर्स कर देता है। ठीक है, इज नॉट क्या करे, नॉट लगे ना तो ये उल्टा करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू इफ आइडेंटिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम।
अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम से देखते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं। प्रोग्राम है हमारा a इज इक्वल टू 20 है, b इज इक्वल टू a लिखा है और प्रिंट कराया a इज b। तो ये क्या रिटर्न है, अब ध्यान से देखिए। a की वैल्यू बच्चे 20 है। जब मैंने b इज इक्वल टू a किया तो a की वैल्यू b में कॉपी ना होके एक्चुअली b किसका नाम, इसी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे a भी यानी a और b दोनों सेम लोकेशन पे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा बच्चे, ट्रू। क्या रिटर्न करेगा बच्चे, ट्रू। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा बच्चे a इज इक्वल टू 1000 और b इज इक्वल टू a लिखा और फिर प्रिंट कराया a इज b, तो ये क्या रिटर्न करेगा सर, अभी भी ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, अब मेरे बच्चे क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो बच्चे क्या होता है, पाइथन क्या करता है, कुछ वैल्यूज जैसे छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं उनको पहले ही अपने पास स्टोर करा लेता है। जो पाइथन होता है बच्चे, पाइथन रीयूजेस स्मॉल इंटीजर्स, मतलब -5 से लेके 256 तक ये जो इंटीजर्स होते हैं इनके लिए सेपरेट वेरिएबल सेपरेट कॉपी नहीं बनाता है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती तब तक इनके लिए सेपरेट कॉपी नहीं बनाता है। मतलब जब a इज इक्वल टू 20 लिखा तो इसके लिए सेपरेट कॉपी नहीं बनी थी, इसने इसी को होल्ड करके यूज कर लिया क्योंकि पहले से अलॉट कर देता है। मतलब 5 से लेके 256 तक, 256 तक पाइथन अपनी तरफ से पहले एलोकेट कर देता है वैल्यू, और जिनको यूज करना पड़ता है मतलब पहले से ही प्रोग्राम में यूज क्रिएटेड होती है। अगर किसी को मैंने वेरिएबल के 10, तो जहां भी 10 होगी वो खुद ब खुद उसको यूज कर लेगा। ठीक है, जहां जहां 10 मिलेगा वो उसको यूज करता जाएगा। तो ये क्या करता है, जितने भी स्मॉल इंटीजर्स हैं उनके लिए पहले ही मेमोरी एलोकेट कर देता है और उनके लिए दोबारा कोशिश करता है कि दोबारा वैल्यूज दोबारा क्या ना मेमोरी एलोकेशन ना हो। लेकिन जितने भी क्या कहते हैं बड़े होते हैं, जैसे ये 1000 है, इसके लिए अलग मेमोरी लोकेशन बना होगा। जब मैंने b इक्वल टू a किया तो b अलग मेमोरी लोकेशन होगा। तो यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यूज होती हैं उनके लिए खुद पहले से ही अलग अलग वैल्यूज की अलग अलग जगह स्टोर कराता है, अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग जगह स्टोर कराता है। लेकिन जो छोटी वैल्यूज होती है जनरली 256 तक चलता है, कोशिश करता है ठीक है कि भैया वही रहे। इसीलिए अगर मैं अब इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर ट्रू हर बार नहीं होगा, इट मे बी ट्रू। क्यों, क्योंकि पाइथन रीयूजेस स्मॉल इंटीजर्स। ठीक है, तो वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, मैंने कहा ना कोशिश करता है कि वही उसी में निपट जाए, मतलब उसके लिए डुप्लीकेट कॉपी ना बनानी पड़े। लेकिन अगर जरूरी होता है तो वो क्या करता है, अलग अलग कॉपीज भी बना देता है। ये कौन करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मैं बहुत गारंटी से कह सकता हूं कि आपको में से मैक्सिमम लोग कोई चीजें पता नहीं होंगी, तो इसीलिए कह रहा हूं पेड बैच यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो छोटी छोटी कंसेप्ट होते हैं ना जिसकी वजह से वो चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, मार्क्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अब देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा और आपने अपनी जो भी रेगुलर क्लास होगी या स्कूल में होगा टीचर ने पढ़ाया होगा नहीं पढ़ाया होगा या आपने ध्यान से नहीं सुना होगा तो आप उसको भूल जाएंगे, आप उसको देखेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे पाइथन में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि आपको आते हैं लेकिन टेक्निकली हो सकता है आपने अच्छे से ना पढ़े हो और वो ना आते हो, और वही एक मार्क्स में डिफरेंस पैदा कर देगा आपके बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। मेंबरशिप ऑपरेटर्स की दो होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। ठीक है, ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू सीक्वेंस में है या नहीं है। अगर है तो इन क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। ये भाई साहब जस्ट उसका रिवर्स करते हैं, अगर नहीं होती है तो ट्रू रिटर्न करते हैं और अगर होती है तो क्या रिटर्न करते हैं, फॉल्स। ठीक है बच्चे, देखो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं आप। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू if it finds a variable in the sequence, otherwise
फॉल्स रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स नॉट इन क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू if it does not find a variable in sequence, otherwise returns false। ठीक, देखो बच्चे, मान लो ए की वैल्यू है 20, ठीक है, मैंने प्रिंट कराया AN 4 7 8 20 15 16, तो ये चेक करेगा बच्चे क्या ए इस सीक्वेंस में है। भैया ए की वैल्यू कितनी 20 सीक्वेंस में है, तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। अगर लिखा होता प्रिंट AN 4 7 8, तो भैया क्या ए 20 इसमें है, नहीं है भैया, तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। इन द सेम वे नॉट इन क्या करता है, अगर मैंने अब लिखा होता प्रिंट ए नॉट इन 4 7 8, तो मेरे बच्चे ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अब देखो लाइन देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ए 4 7 8 में नहीं है, ए 4 7 8 में नहीं है, बात क्या है, बिल्कुल सही है भाई, ट्रू है। तो नॉट इन जस्ट रिवर्स काम करता हूं, मैं लिखा होता प्रिंट ए नॉट इन 20 40 60, ये क्या रिटर्न करेगा बच्चे फॉल्स, कि भैया इसमें है, तो क्या रिटर्न करेगा मेरे बच्चे फॉल्स। तो ये क्या था आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी वैसे पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक बार फिर से हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो बच्चे, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कराना। ये वेरिएबल x है, x के अंदर क्या ऐसा वैल्यू असाइन हो रही है 4, तो किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कराने का काम कौन करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। कौन करता है बच्चे, असाइनमेंट ऑपरेटर। और याद रखना हमेशा असाइनमेंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। क्या होता है हमेशा, लेफ्ट टू बेटा राइट, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शॉर्ट हैंड या ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड या ऑगमेंटेड असाइनमेंट देखो बच्चे, जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मिला देते हैं तो हम उसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहीं पे लिखा है a इज इक्वल टू 4 और मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस 2, तो इसका मतलब क्या है, a में 2 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, a में a की वैल्यू 4 है, 4 में 2 का ऐड होगा, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, और कहाँ चला जाएगा, a में ही चला जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इस लाइन को a प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा मेरा ऑगमेंटेड असाइनमेंट। मैंने कहीं पर लिखा है मैंने कहीं पर लिखा है b इज इक्वल टू 7 और लिखा है मैंने b मल्टीप्लाई एस्ट्रिक इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा, b इज इक्वल टू b इंटू 2, मतलब b में 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, b में चली जाएगी, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 7 से कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो कौन कौन से होते हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, एस्ट्रिक इक्वल्स टू, हाइफन इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, क्या कहते हैं फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अच्छा मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश होना चाहिए बच्चे, ठीक है, वैसे बन गए मेरे से, फॉरवर्ड स्लैश होंगे। फिर हमारा क्या बचा बच्चे, एक्सपोनेंट बचा, एक्सपोनेंट इक्वल, तो जितने भी असाइनमेंट होते हैं प्लस माइनस, अच्छा एक मॉडुलस भी बच गया, ठीक है, मॉडुलस इक्वल। तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर को हम
सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिला के हम क्या ले सकते हैं, शॉर्ट हैंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है बच्चे, चल अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक टाइप कन्वर्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चे, टाइप कन्वर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं, मैंने इस रिव्यू पार्ट 1 की जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी जो हमारा पेड बैच है उसके सेक्शन में मैंने डाल दिए। ठीक है, और साथ में हमने जितनी भी हमारी क्या कहते हैं शीट्स हैं, टिल फंक्शंस, वो मैंने आपको ऐप में फ्री सेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको वहाँ सारी दिख जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप से आप वो फ्री शीट्स को डाउनलोड कीजिए और उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जैसे जैसे हमारा टॉपिक हो रहा है आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, हम उस शीट को पूरा पूरा सॉल्व कराएंगे अपने बैच में। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है चीज़ें, तो आपको क्या करना है, आपको बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी आप ज्वाइन करवाइए बैच। हम इस वीक क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इसके बाद टाइप कन्वर्शन पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आपको एंड में जब भी ये बैच ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पाइथन के लिए सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो भी आपके लिए विन विन वाली कंडीशन है, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चे, और अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे इस बैच में हम कंप्लीट कंसेप्चुअल लर्निंग में के लिए हम जा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम सब चीज़ें लेके चलेंगे। ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस शीट्स दे दी हैं, ये ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए इस चैप्टर के, तो आप बिल्कुल आराम से अब पढ़ते रहिए, टाइमली चीज़ें पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं कलीग्स हैं, ठीक है, उन सबको बताइए, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आपका कोई छोटा भाई है, आपकी कोचिंग में कोई और फिजिक्स की कोचिंग में कोई बच्चा पढ़ रहा हो कंप्यूटर का, तो उन्हें आप हमारे बैच के बारे में बताइए, लेके आइए। देखिए आपको भी अच्छा लगेगा कि आपको एक कॉम्पिटिशन दिखेगा कि भाई कॉम्पीट करना है अच्छे बच्चों से, रिजल्ट तभी आना चाहिए कि वही है कि देखिए अच्छों से कॉम्पीट करेंगे तो रिजल्ट जब अच्छा आता तो और मज़ा आता है। ठीक है, तो आप आइए। ठीक है, और अगेन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, थैंक यू।